मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेकर आए हैं, जो है आपकी 1 अप्रैल 2026 से जो नई अपडेट्स आई हैं गवर्नमेंट की, वो क्या है और उसके जो चेंजेस आई हैं उससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम उन 12 बड़े बदलाव को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी सैलरी पे इम्पैक्ट डालेगी, आपके इनकम टैक्स के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी और जो रोज़मर्रा में जो आपके जो खर्चे होते हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारे बदलाव हुए हैं वो 4 मेन उसकी कैटेगरी है, समझ लीजिए। सबसे पहला आपका जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर लेकर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। जी हाँ, जो 60 साल पुराना जो हमारा इनकम टैक्स था, जो कि पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 हुआ करता था, वो अब ख़त्म हो गया है आज से। अब आज से एक नया इनकम टैक्स लागू हो गया है, वो सबसे बड़ा एक चेंजेस है। दूसरा, सैलरी और लेबर कोड को लेकर बहुत बड़ी चेंजेस हुई है, जहाँ पर आपका जो टेक होम सैलरी है और जो आपका बचत है उसका हम नया गणित समझने वाले हैं कि अब आपको पैसे कितने आपके इन हैंड आएँगे और आपकी सेविंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे। जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो डेली बैंकिंग है उसमें यूपीआई से रिलेटेड और एटीएम से रिलेटेड और फ्रॉड से रिलेटेड कुछ नए नियम सामने आए हैं, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और महंगाई और लाइफस्टाइल को लेकर हम देखेंगे जीएसटी 2.0 जो आया है उससे आपके रोज़मर्रा के खर्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा और सारी चेंजेस को जानने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसको लेकर, जो जैसे मैंने अभी बताया था कि जो 1961 का जो एक्ट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और एक नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है। क्या है इसमें बड़ा बदलाव? देखिए, सबसे पहले जो पुराना वाला था उसमें 819 धाराएँ थी, यानी कि टोटल 819 सेक्शंस थे। फिर उन सेक्शंस के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस थे, बहुत सारे क्लॉज़ेस थे। तो बहुत ही एक कम्बरसम सा एक एक्ट बन गया था, जो बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करता था। उसको ईज़ी करने के लिए अब सिर्फ़ उन सारे 819 सेक्शंस को घटाकर 536 सिर्फ़ 536 सेक्शंस में कर दिया गया है। और जितने भी सब एक्चुअली जो 819 सेक्शंस में बहुत बार चीज़ें क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी और बहुत जगह चीज़ें कन्फ्यूजिंग कर रही थी आपको, तो उन सबको हटाकर एक सिंपल सा बनाने का कोशिश किया गया एक्ट को। इसके पीछे मोटिव यह है कि जब हम कानून को थोड़ा-सा सरल रखेंगे, तो जो यूज़र्स हैं, जो हमारी जनता है, वो उस कानून को बहुत सरल तरीके से समझ पाएगी, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगी। यहाँ पर सरकार का ये एक मोटो है कि भैया हम आपके लिए एक्ट को इतना आसान कर दे रहे हैं कि अगर आप थोड़े बहुत अगर पढ़े-लिखे हो, तो आप उस एक्ट को खुद से समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम कर सकते हो एक्ट के दायरे में रहते हुए। इसमें से सबसे बड़ा एक तो एक चेंजेस जो आया है वो लेकर आया है असेसमेंट ईयर को। पहले वाले केस में क्या होता था, कुछ असेसमेंट ईयर हुआ करते थे, उसका फिर प्रीवियस ईयर हुआ करता था। तो एक इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते थे तो वहाँ पर 2-2 ईयर को आपको देखना पड़ता था कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। तो ये जो चीज़ें, ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन पैदा करती थी उनके बीच में। इस चीज़ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और बहुत ही सिंपल तरीके से एक नया कंसेप्ट लेकर आ गया है टैक्स ईयर। जी हाँ, अब यहाँ पर कोई भी प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का कहानी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स ईयर बोला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स ईयर 2026-27। जी हाँ, तो ये बहुत सारे जो चेंजेस हुए उनमें से एक छोटा-सा चेंजेस ये है कि अब आपको टैक्स ईयर काम में लेना है, ठीक है? तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि सरकार का लक्ष्य क्या है कि हम हमारे कानून की भाषा इतनी सरल कर दें कि आम आदमी अपना टैक्स खुद समझ सके और भर सके। ये सरकार मोटो लेके चल रही है। बट अब आगे देखना है कि इसमें कितने सारे और चेंजेस आएँगे। तो देखिए, इनकम टैक्स में जो सबसे बड़ा एक आपका आता है वो आपका नई टैक्स व्यवस्था। जी हाँ, 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। ये इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जाकर ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही एक अच्छा अपडेट है कि और इसमें साथ-साथ आपका 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दे दी गई है। अगर आप सैलरी क्लास वाले हो, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपकी सैलरी 12,75,000 रुपए सालाना है, तो उसमें से 75,000 रुपए आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन कट जाएँगे। उसके बाद अगर जो आपकी 12 लाख रुपए की सैलरी बनी, इसके ऊपर आपका जो टैक्स बनता है, एक्चुअल में बनता है वो 60,000 रुपए, लेकिन वही टैक्स आपको रिबेट मिल जाएगा और 60,000 रुपए तक का रिबेट आपको माफ़ हो जाएगा, तो कुल आपको जो टैक्स है वो देना पड़ेगा ज़ीरो, ठीक है? दूसरा जो अपडेट आया आपका एचआरए और पैन कार्ड को लेकर आया है। जी हाँ, बहुत बार जो सैलरी क्लास वाले लोग थे, वे
एचआरए का क्लेम लेकर अपना इनकम टैक्स बचाते थे, जिसमें वो फर्जी रेंट की रसीद दिया करते थे और उसके बेसिस पे क्लेम किया करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आपका जो रेंट है, अगर वो 1 लाख रुपए से आप साल का ज़्यादा रेंट पे कर रहे हो, तो आपको आपके लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, पैन कार्ड देना बहुत कंपल्सरी हो गया है। उसके बिना आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर आपने जिसको रेंट दिया है वो अगर आपका रिलेटिव है, तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि हाँ, आपका लैंडलॉर्ड आपका रिलेटिव है। बहुत बार लोग क्या करते थे, अपने मम्मी पापा के नाम से रेंट एग्रीमेंट कर लेते थे और ये शो करते थे कि हमने अपनी मम्मी को रेंट दिया, अपने पापा को रेंट दिया, और वो टैक्स एचआरए का बेनिफिट लेते थे। अब सरकार उसके ऊपर कड़ी हो गई है, उसके ऊपर नए नियम आ गए हैं, आपको ये चीज़ बताना पड़ेगा। अब ये बताने से क्या होगा, ये बताने से ये होगा कि सरकार इस पैन कार्ड वाले का भी अब असेसमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने आपका एचआरए बचाने के लिए बताया कि आपने 20 लाख रुपए का रेंट आपकी मम्मी को दिया है, तो सरकार बोलेगी वेरी गुड, चलिए अब मम्मी का हम इनकम टैक्स असेसमेंट करते हैं। तो आपकी मम्मी को फिर वो इनकम टैक्स के दायरे में लेकर आ जाएंगे। सरकार का ये नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके लिए आपको फॉर्म 124 भरना पड़ेगा। अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर रेंट देते हैं, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 124 आपको भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दूसरी अपडेट को चलते हैं, वो है आपका सैलरी का मनोविज्ञान। वो कहता कि आज का जो खर्च है, तो इसमें क्या है, सरकार आज के खर्च को कल की बचत के साथ कंपेयर कर रही है। बेसिकली क्या हो रहा था कि फ्यूचर सेविंग्स नहीं हो पा रही थी लोगों की, तो सरकार ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब क्या क्या टैक्स में थोड़ा सा, एक्ट में थोड़ा सा चेंजेस किया है। अब बोला है कि आपका जो बेसिक सैलरी के जो नियम है थोड़े से बदल दिए गए हैं। इसके हिसाब से आपका जो कुल सीटीसी है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, जो टोटल सीटीसी, उसका कम से कम 50% आपका बेसिक सैलरी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर बेसिक सैलरी 50% हो जाएगी, तो इसके हिसाब से आपका इस बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट होगा आपका पीएफ, इसके ऊपर कैलकुलेट होगा आपका ईएसआईसी, और जितनी भी आपके डिडक्शंस वगैरह सब इसके ऊपर आपके कैलकुलेट होंगे। अगर इसके ऊपर कैलकुलेट होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका जो पीएफ वगैरह वो ज़्यादा कटेगा आपका, और भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं बहुत सारे, वो आपकी ज़्यादा कटेंगे, यानी कि आपके डिडक्शंस बढ़ जाएंगे। डिडक्शंस बढ़ेंगे यानी कि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो कमती मिलेगी। बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर के लिए आपका सेविंग्स ज़्यादा आज ही स्टोर हो जाएगा, लेकिन आज के तारीख में आपको पैसे कमती मिलेंगे, ये इसका लूफहोल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आप टेक होम सैलरी है उसमें 5 से 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ आपका जो पीएफ और ग्रेच्युटी का जो कॉर्पस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आज आप ज़्यादा पैसे डाल रहे हो और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट लग के वो पैसा और ज़्यादा भविष्य में आपको रिटर्न देगा। नेक्स्ट जो अपडेट आई है वो आपकी आई है वर्कफोर्स को लेकर। जो ग्रेच्युटी है उसके लिए पहले 5 साल तक वेट करना पड़ता था, अब आप अगर 1 साल भी अगर काम कर लेते हो तो उसके बाद आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ लीव को लेकर एक चेंजेस आया है, जहाँ पहले आपको 240 दिन का आपको पीरियड सर्व करना पड़ता था, अब आपका सिर्फ 180 दिन का काम करना ही अनिवार्य है। जो गीग वर्कर्स हैं, जैसे जो ज़ोमैटो या स्विगी वगैरह में जो होम डिलीवरी करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सरकार कदम उठा रही है, उनको भी रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर सरकार कहती है कि जो कंपनीज इस तरीके से लोगों को नौकरी दे रही है, अब वो अपने टर्नओवर का कुछ परसेंट जो है वो इन वर्कर्स के बेनिफिट के लिए कंपलसरी खर्चा उसको करना पड़ेगा। अगली अपडेट देखते हैं एटीएम से लेकर। जी हाँ, कल तक आप एटीएम में जाते थे और क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट लेते थे, तो ये जो है ये भी आपके मुफ्त ट्रांजैक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर आपने 1 से 5 तक अगर इसको ट्रांजैक्शन क्यूआर कोड से स्कैन करके पैसे निकाले एटीएम से, तो वो इसके अंदर कवर होंगे। जैसे आपने 6th नंबर का ट्रांजैक्शन किया, तो अब इसके ऊपर आपका 23 रुपये प्लस जीएसटी आपको खर्चा लगेगा। जी हाँ, जो कि लगभग आपका 27 रुपये 14 पैसे तक आपका हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे-छोटे आप जो पैसे निकालते थे, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वो एटीएम जाके 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरीके से छोटे-छोटे अमाउंट रेगुलर बेसिस पे विथड्रॉ करते थे। तो वैसे अब आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करोगे और जैसे ही 6th नंबर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, फालतू आपके इतने चार्जेस कट जाएंगे। मैक्सिमम जगह जहाँ भी आपको पेमेंट करना है, आप क्यूआर कोड से डायरेक्ट ही वहाँ पर पेमेंट कीजिए, क्योंकि आजकल एक सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लेकर बैठता है। दूसरी अपडेट देखते हैं। जी हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट लेकर आई है, जो कि है जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसका बेनिफिट उठाइए। यहाँ पर असीमित मुफ्त कैश डिपॉजिट, कोई चार्जेस नहीं लगेगा इसके ऊपर। महीने में 4 मुफ्त एटीएम विड्रॉल मिलेंगे आपको, मुफ्त एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड मिलेगा, इसके ऊपर कोई वार्षिक शुल्क नहीं मिलेगा, और जो मुफ्त डिजिटल पेमेंट है और एक चेकबुक भी मिलेगी। तो इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए।
ठीक है, कोई भी व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है, इसमें इनकम की कोई सीमा नहीं है और ना ही मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने का कोई दबाव या जुर्माना है। जहाँ बाकी बहुत सारे जगहों में क्या होता है कि मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। और जैसे आप देखोगे तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपया या 25,000 रुपया आपको मिनिमम आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखने पड़ते हैं, तो जो कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो सरकार कहती है कि अभी हम BSBD बेसिक्स सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है वो लेकर आ गए हैं। इसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हो, उसमें मिनिमम बैलेंस ज़ीरो रखने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा आपका अपडेट लेकर आई है सरकार डिजिटल फ्रॉड के लेकर। यहाँ पर सरकार कहती है कि 85% तक आपका रिफंड हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक। अगर आपने 5 दिन के अंदर ही उसका कंप्लेन कर दिया तो क्या करेंगे, जब कभी भी आपके साथ कोई भी साइबर क्राइम हो, आपके साथ फ्रॉड हो, आप तुरंत 1930 पे कॉल करें और इस साइबर जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है उसकी शिकायत दर्ज करें। RBI का सुरक्षा कर्ज क्या कहता है कि 5 दिन के भीतर रिपोर्ट करने पर आपके नुकसान का 85% तक का हम आपको रिकवरी दिलवा देंगे, मैक्सिमम 25,000 तक आपको हम वापस दिला सकते हैं। तो शर्त क्या रखी सरकार ने, सीधी सी बात है कि यह लाभ एक बार के लिए है और ट्रांजेक्शन में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, चाहे आपका बायोमेट्रिक हो गया या फेस ID हो गया, ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसके बाद कैश ट्रैकिंग और लाइफस्टाइल के ऊपर सरकार नज़र रख रही है। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख ले। क्या ये कि अगर 10 लाख रुपए तक की आपकी जो भी आप खर्चे कर रहे हो, सभी बैंक के खातों को मिलाकर साल में 10 लाख रुपए से अधिक अगर आपका कैश का लेन देन हो रहा है, तो इनकम टैक्स इसके ऊपर आपको मतलब इसके ऊपर नज़र रखे हुए है। दूसरी बात कि अगर आप धारा 269 ST की जो बात करें, ये 2 लाख रुपए से ऊपर के नगद लेन देन पर 100% जुर्माना तक आपको लग सकता है। तो नगद लेन देन से बचें, जो भी लेन देन करना है उसको बैंक के थ्रू भी करें। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ आ गया है, वो आपका सोशल मीडिया ऑडिट। जी हाँ, यहाँ पर अगर सरकार को डाउट हुआ आपके ऊपर कि जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देते हैं हम कि आपने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया कि आपकी 7 लाख रुपए की इनकम है, लेकिन वहीं सरकार देख रही है कि आप फर्स्ट क्लास फ्लाइट में जाकर दुबई में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या आपने कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है कि आप बहुत अच्छी जगह पे घूमने गए हैं, बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो सरकार इस चीज़ को भी आपसे पूछ सकती है कि भाई अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो तो आप 17 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकते हो। तो ये सब चीज़ के ऊपर सरकार की नज़र है। तो अननेसेसरी सोशल मीडिया पे अपना प्रचार ना करें, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। दूसरी अपडेट आ गई आपकी लोन रिकवरी के लेकर। जी हाँ, RBI ने बहुत ही सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर आपको लोन रिकवरी करनी है तो एक स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। आप सामने वाले को उसको मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते, उसके ऊपर हाथापाई नहीं कर सकते, सार्वजनिक रूप से उसको अपमान नहीं कर सकते। बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी और प्राइवेट इससे लिया हुआ इंस्टीट्यूट से पैसे लिए हुए हैं, तो वे लोग क्या करते हैं, आपकी फ़ोटो लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि देखो ये वो इंसान है जिसने ऐसे किया वैसे किया, फलाना ढिमकाना करके वो आपको बेइज्जत करने की कोशिश करती है। अब ऐसा सरकार ने मना किया है, RBI इसके ऊपर सख्त नियम कर दिए है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपको 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपने दोबारा यही गलती करी तो फिर हम आपके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करेंगे, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। बहुत बार लोन रिकवरी के लिए क्या करते थे लोग, रिश्तेदारों को फ़ोन करते थे या उसके जो सहकर्मी हैं उनको फ़ोन करते थे। अब अगर आपने ऐसा फ़ोन किया तो जैसे मान लीजिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने क्या किया, कोई लोन लिया था और वो उसका पेमेंट नहीं कर पाया, तो जो बैंक है, बैंक अब मिस्टर बी को फ़ोन करती है और बोलती है कि यार ए को बोलो पैसा देगा। एक तो मिस्टर बी की क्या गलती है यहाँ पर, तो आप मिस्टर बी को फ़ोन नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप उसके साथ हाँ, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न उसको नहीं दे सकते, उसको मार नहीं सकते, उसको गाली गलौज बेशरम मतलब उसके साथ उसकी निंदा नहीं कर सकते, सड़कों के ऊपर इसको शर्मिंदा नहीं कर सकते, इस तरीके से आप उसको नहीं कर सकते। और सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद आप उसको कॉल नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट आ गई है। अगर कोई भी ऐसा आपके साथ करता है लोन रिकवरी के लिए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं जीएसटी की, तो देखिए जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई जब से जीएसटी 2.0 आया है। जैसे 0% स्लैब में बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे जीवन रक्षक दवाएं आ गई हैं, स्वास्थ्य बीमा आ गया है, अनपैक्ड डेयरी उत्पाद आ गया है। तो ये सारी चीज़ों को सस्ती की गई हैं जो कि डे टू डे में अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान है। साथ ही साथ जो बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो पहले 28% की जीएसटी लगा करते थे, वो 18% के स्लैब में आ गए हैं, यानी कि फ्लैट 10% का आपको फ़ायदा हो गया है। जैसे छोटी कारें हो गई, एसी हो गई, छोटी टीवी हो गई, ये सब के ऊपर आपको सस्ते में आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं। लेकिन महंगा क्या हो गया है, जैसे 40% स्लैब में आ गया आपका तंबाकू उत्पाद आ गया है, सिगरेट्स वगैरह आ गई, ये महंगे हो गई हैं। जो लग्जरी या बड़ी एसयूवी कारें हैं वो 40% स्लैब में आ गई हैं, या आपका ऑनलाइन गेमिंग है वो 40% स्लैब में आ गई। ये सब चीज़ों को सरकार क्या करना चाहती है, डीमोटिवेट करना चाहती है कि फालतू के खर्चे मत करो, तो इसलिए इसको महंगा कर दिया गया है।
डेली लाइफ के ऊपर आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, तो सबसे पहले आपका जो पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर आपका इथेनॉल 20% मिलाना कंपल्सरी हो गया है, जिससे आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो 3 से 7% तक गिर सकती है। अब सरकार का ये कहना है कि इथेनॉल मिलाने मिलाने से आप जो है पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते और ये मैंडेटरी आपको करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ-साथ ही अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और उसमें अगर आप ये E20 वाला अगर आप पेट्रोल डालते हो, तो आपके इंजन के ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। दूसरी बात करते हैं रेलवे की। अगर रेलवे में आपने कोई कन्फर्म टिकट है तो उसको कैंसिल कराने के लिए पहले जो आपका लिमिट थी वो 4 घंटे पहले आप उसको कैंसिल करा सकते थे। लेकिन अब रेलवे ने कहा कि 8 घंटे पहले अगर आपने उसको टिकट को कैंसिल कराया तो ठीक, अदरवाइज़ आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, आपको ज़ीरो रिफंड मिलेगा। इससे इससे रेलवे का बहुत सारा रेवेन्यू जो लॉस हो रहा था पहले वो बचेगा। साथ ही साथ बात करते हैं फास्टैग की, तो देखिए जो फास्टैग का जो सालाना आपका जो आता था वो 3000 रुपये का रिचार्ज होता था और उसको बढ़ा के उसको 75 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और अब वो आएगा आपका 3075 रुपये से। ठीक है? तो सरकार का यहाँ पर एक और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखने में 75 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन साल की मान के चलिए अगर 1 करोड़ लोगों ने भी अगर इसको रिचार्ज कराया तो आपका ये 75 करोड़ रुपए सरकार के पास आ जाएँगे। और साथ ही साथ जो एलपीजी गैस है उसके दाम बढ़ सकते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं अभी युद्ध का ये बहुत माहौल बना हुआ है, तो गैस सिलेंडर जो है वो महँगा होगा। तो देखिए, हमने आज इस पूरी अपडेट्स में क्या जाना कि देखिए, आपको सबसे पहले डिजिटल आपको अपनाना है। जो भी कैश लेन-देन आपको करना है वो 2 लाख से ज़्यादा का कैश लेन-देन ना करें। आप बैंक से ट्रांसफ़र ही करें जिससे इसकी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एटीएम को फालतू में यूज़ मत करें। जो छोटे-छोटे विथड्रॉल हैं उससे बचें। जहाँ कहीं भी हो सके आप क्यूआर कोड से डायरेक्टली उस दुकानदार को ही पेमेंट करें और जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है उसका लाभ उठाइए। और आप अपनी जो निवेश की प्लानिंग है आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका जो है सैलरी अगर आ रही तो पैसे कमती आपको मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पैसा आपका डिडक्शन में चले जाएगा। अब बात करते हैं लाइफ़स्टाइल की, तो भैया सोशल मीडिया पर अपना दिखावा मत करिए। ये आपकी डिक्लेयर्ड इनकम के अनुसार इसको कीजिएगा अगर आपको करना होगा तो, वरना आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इस तरह से सीखने मिला होगा, जानने मिला होगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।